हमने जो जितनी भी कैलकुलेशन पढ़ी है बोहर की जो उसने की है वो यूज करते हुए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हमने की है। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है वो आप लोगों को पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, या आप इसको कह लें एम वी। तो इससे जो है ना डी ब्रोगली की जो उसकी मॉडल है या उसको प्रूव करना आसान हो जाता है, रिप्रोड्यूस करना इजी हो जाता है। लेकिन डी ब्रोगली ने इसको यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये जो है ना डी ब्रोगली के एटॉमिक मॉडल के बाद ही जो है डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया था। मतलब जो डी ब्रोगली की जो ये अचीवमेंट है ये बाद में है। तो बोहर ने पहले ही एटॉमिक मॉडल दे दिया था और उसके अंदर क्वांटाइजेशन को उसने बता दिया था कि एनर्जी लेवल जो है, जिस तरह से हम क्लासिकली सोचते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है, इस तरह से नहीं है, बल्कि एक मखसूस एनर्जी लेवल्स जो है ना वो होते हैं जहाँ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम ढूंढते रहे हैं कि बोहर ने जो कैलकुलेशन की थी वो किस तरह से की थी, वो हमें नहीं मिली। तो हो सकता है हम तो अभी, क्योंकि टाइम नहीं मिला, दोबारा फिर जो है वो कोशिश करेंगे, शायद जो है वो जो बोहर की कैलकुलेशन है वो हमें मिल जाए। लेकिन बोहर की जो मॉडल है उसको इसको यूज करते हुए जो है वो हम आसानी से रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हमने देखा था कि बोहर ने फाइंड आउट किया था कि जो सर्कम्फरेंस है 2 पाई r, ये किसके बराबर है, एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब ये जो हम लैम्डा को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, हम जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर कर रहे हैं कि जिसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा होगी। तो ये इसका मतलब यही है कि हम डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस है उसकी बात कर रहे हैं। डी ब्रोगली की हम हाइपोथेसिस को यूज करते हुए हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है ना ये इक्वेशन भी हमने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को यूज करते हुए लिखी है। तो बोहर ने खुद जो है वो इसको इस तरीके से फाइंड आउट नहीं किया, बोहर ने किसी और तरीके से फाइंड आउट किया था। जो उसने पोस्टुलेट की थी वो उसने अपनी किसी और मेथड से कैलकुलेशंस की थी। तो हम तो जस्ट इसको इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो है ना इजीली आपको ये समझ आ जाए। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं ये वाली क्वेश्चन यूज करूं, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं, तो 2 पाई r इज इक्वल टू n, और लैम्डा की जगह पे h ओवर एम वी आ जाएगा। अब ये जो एम वी है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 पाई जो है ये वाला ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एम वी आर इज इक्वल टू 2 पाई। तो यही जो है वो डी ब्रोगली ने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ एन क्वांटम नंबर जो है ये क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो हमने डी ब्रोगली को यूज करते हुए 2 लाइनों के अंदर प्रूव कर लिया है। लेकिन बोहर ने इसको कैसे प्रूव किया, वो जो है वो डेरिवेशन हम दोबारा सर्च करेंगे और देखेंगे कि उसने जो है वो किस तरह से इसको प्रूव किया था। तो इन चीजों को देखते हुए फिर अब हम आज पढ़ेंगे कि जो बोहर के फेलियर्स थे एटॉमिक मॉडल के वो क्या थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो बोहर जो है इसने हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर दिया था। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था इसने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, और उसकी जो वेवलेंथ है वो भी हमने एक्यूरेटली फाइंड आउट कर ली थी इस फार्मूले से। तो ये बार्मर सीरीज, पासन सीरीज, फंड सीरीज। लेकिन क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स जो एटम्स थे बाकी हाइड्रोजन से ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स एटम्स हैं, तो इवन के हीलियम और जो है ना वो और लिथियम बहुत बड़े बड़े जो है, फिर वो उनको जो है बोहर का मॉडल सही एक्सप्लेन नहीं करता। उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रल उसका स्पेक्ट्रम है वो उसको एक्सप्लेन नहीं सही कर रहा था। तो दूसरा जो इसका फेलियर था वो दूसरा इसका जो फेलियर था कि ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो न्यूक्लियस के गिर्द, इसने ये तो बता दिया बोहर ने कि वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और उनकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, उनका रेडियस भी जो है वो क्वांटाइज्ड है।
तो और उनका जो है वो वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। क्या क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर होंगे या दूसरे शेल के अंदर होंगे, या अगर पहले शेल के अंदर हैं तो कितने हैं। तो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। फिर ये आपको पता है कि किसने एक्सप्लेन किए थे, ये पॉली ने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया था कि एक सब शेल के अंदर जो है वो दो एटम हो सकते हैं, और एक एटम के अंदर जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन तमाम की जो क्वांटम स्टेट्स हैं वो डिफरेंट होंगी। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनकी कोई क्वांटम स्टेट क्या हो, सेम हो। इसके बाद जो है वो इसका थर्ड फेलियर क्या था, तो ये जो है ना, जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई थी, उनकी इंटेंसिटी को भी जो है वो बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी है, ये उसको भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो और जो उसके अंदर वेरिएशन आती है, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस की जो इंटेंसिटी के अंदर वेरिएशन आती है, वो भी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इंटेंसिटी के अंदर वेरिएशंस आ रही थी, उसको भी जो है ये एक्सप्लेन, ये थर्ड इसका फेलियर था। उसके बाद जो है ये जो हमने बाद में देखा गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, फर्ज किया कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है एच अल्फा, ये क्या है कि मजीद क्लोजली जो है वो स्पेस लाइंस के अंदर जो है वो मजीद सब डिवाइड होती है। मैंने आपको बताया कि बाद में जब एडवांस डिटेक्टर से देखा गया कि हर लाइन जो है वो इसी तरह से एच बीटा जो है वो ये भी क्लोजली स्पेस जो है वो सब लाइंस के अंदर जो है वो डिवाइड थी। तो इसको भी जो है बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो फिर आपको पता है कि इसको एक्सप्लेन किसने किया था। चलो ये जो जो है ना, इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये जो एक लाइन का मजीद जो है वो नजदीक नजदीक क्लोजली पैक जो है वो लाइंस के अंदर डिवाइड होना, इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि फाइन स्ट्रक्चर जो है वो हम किसे कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको भी जो है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। और फिर जो है वो बोहर का मॉडल जो केमिकल बॉन्डिंग है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड्स बनते हैं, क्योंकि बोहर का मॉडल इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को ही नहीं बताता, तो फिर आगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में क्या बताएगा। आपको पता है कि जितनी भी जो बॉन्डिंग होती है, एटॉमिक बॉन्डिंग होती है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन सब को देखकर जो है फिर वो बॉन्डिंग इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो बोहर मॉडल तो ये भी नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी शेल्स के अंदर, तो फिर बॉन्डिंग के बारे में ये कैसे बताएगा। तो यहाँ पर जो है ये इसको भी फेल हो जाता है। फिर जो है वो लास्ट में एक और चीज देखी गई कि जब हम जो है ना वो एटम को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, फिर क्या होता है कि जो एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि फर्ज किया कि ये जो है ना, पहले एक स्पेक्ट्रल लाइन थी और बाद में जो है ये देखा गया कि ये स्प्लिट हो गई तीन के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीमान इफेक्ट।
तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट होना, इसको भी बोहर जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं करती। इसको हम क्या कहेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी जो है ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो इससे पहले वाला जो इफेक्ट था, ये जो फाइन स्ट्रक्चर था एटम का, कि जो मैंने बताया था कि हर जो लाइन है वो मजीद क्लोजली जो है वो लाइंस के अंदर, और भी इसके अंदर बहुत सारी लाइंस एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये जो है फाइन स्ट्रक्चर, इसको समरफील्ड ने जो है वो कुछ हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की। समरफील्ड मॉडल से हम कहते हैं, इसको रिलेटिविस्टिक मॉडल कहते हैं। समरफील्ड रिलेटिविस्टिक मॉडल, इसने जो है ये फाइन स्ट्रक्चर को एटम के काफी हद तक एक्सप्लेन किया। तो अभी इसको हम पढ़ेंगे कि ये समरफील्ड मॉडल क्या था। ये मैं इसके लिए शेयर कर देता हूँ पेज। अच्छा, इससे पहले जो है वो मैं आपको थोड़ा एक पीछे वाला फोटो शेयर कर दूं। ये हम ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। हम बोहर के जो फेलियर्स पढ़ रहे थे अभी, वो हम इसको स्टडी कर रहे थे। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो हमने एक फेलियर पढ़ा, इसमें ये देखें कि इट फेल्स टू अकाउंट द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, के जो बोहर मॉडल है वो फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं करता, वहां पे ये फेल हो जाता है। और एक्चुअल में ये फाइन स्ट्रक्चर है क्या? एक्चुअली इट वाज फाउंड दैट व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय एन एटम और आर एग्जामिन्ड, ईच लाइन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लाइंस क्लोजली पैक्ड टुगेदर। तो जो एक लाइन है वो और भी बहुत सारी क्लोजली लाइन के अंदर जो है वो पैक्ड है। तो बोहर थ्योरी डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन इट। तो बोहर थ्योरी जो है वो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये फाइन स्ट्रक्चर जो है, इसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए समरफील्ड जो ने एक मॉडल दिया, उसे हम समरफील्ड मॉडल कहते हैं। वो मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू बोहर, अब इसको हम रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर, लाइंस ऑफ हाइड्रोजन लाइक spectrum should each have a well-defined wavelength
full spectral examination shows that H alpha, H beta and H gamma जो lines हैं ये in the hydrogen spectrum are not single. तो ये देखा कि ये जो lines हैं H alpha, H beta, H gamma ये single नहीं है बल्कि each spectral line consists of several close lines packed together. तो एक लाइन जो है वो बहुत सारी छोटी लाइंस के अंदर पैक्ड है. तो माइकलसन फाउंड दैट अंडर हाई रेजोल्यूशन H अल्फा कैन बी रिजॉल्व इनटू टू क्लोज्ड कंपोनेंट. तो H अल्फा जो है वो दो के अंदर जो है वो डिवाइड थी विद अ वेवलेंथ ऑफ इतना जो है उनका डिफरेंस आ रहा था. तो दिस इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. इसे जो है वो हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं. फिर बोहर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर. बोहर थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करती. समरफेल्ड सजेस्ट दैट. तो समरफील्ड ने इसको दो इसकी सजेशंस थी. दैट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन इलिप्स. तो जो पाथ है वो इलिप्स है विद न्यूक्लियस एट द वन फोकाई. द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ बोहर आर स्पेक्ट्रल केस ऑफ दिस. अच्छा, द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ बोहर आर स्पेशल केस ऑफ दिस. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ये क्या हो गया. हाँ, ये जो है बोहर ने इस तरह का समरफेल्ड ने इस तरह का जो है वो ऑर्बिट इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का होगा जिसमें न्यूक्लियस. अब आपको पता है इलिप्स के जो है वो दो फोकाई होते हैं. पहले तो इलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस. तो मेजर एक्सिस को हम ए से डिनोट करते हैं और माइनर एक्सिस को हम बी से डिनोट करते हैं. फिर इसके दो फोकाई होते हैं जहाँ इसके एक फोकाई जो है वो इस यहाँ पर लाई करता है. दोनों लाई जो है वो मेजर एक्सिस पे ही करते हैं और दूसरा फोकाई जो है वो कहीं यहाँ पर लाई करता है. तो समरफेल्ड ने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो इन दोनों फोकाई में से किसी एक जो है वो जगह पे होगा. या तो न्यूक्लियस यहाँ पर होगा या फिर न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर होगा. तो न्यूक्लियस जो है या तो इस फोकाई पे होगा या फिर इस फोकाई पे होगा. और फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एलिप्टिकल पाथ के अंदर ऑर्बिट करेगा. तो उसका जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन का, ये जो है उसका रेडियस होगा. जाहिर सी बात है रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगा. तो आप देख रहे हैं कि ये रेडियस जो है वो वेरी कर रहा है. रेडियस बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है. तो जब ये यहाँ पर आएगा तो रेडियस कम होगा, यहाँ पर आएगा इस जगह पर तो रेडियस मैक्सिमम होगा, फिर कम होगा. तो रेडियस के अंदर चेंज आ रहे हैं. तो दूसरा इसका जो है ना वो था कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इलिप्स ऑर्बिट वेरीज कंसिडरेबली एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट. तो ये भी जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस जहां पर है किसी एक फोकाई पे, बाहर जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो कहीं यहाँ पर जो है वो लाई कर रहा है. तो उसका जब रेडियस चेंज होगा तो उसकी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जो है उसके अंदर चेंज आएगा. तो वेलोसिटी जो है वो उसकी डिफरेंट होगी. देयरफॉर अच्छा, different part of the orbit, this case relativistic variation in the mass of the moving electron. तो इससे क्या होगा कि relativistic case बन जाएगा, उसमें जो mass है वो उसका relativistic mass होगा. Therefore Sommerfeld looks into account the relativistic variation of mass of the electron with velocity. Hence the model of the atom is called the relativistic atomic model. तो इस लिहाज से फिर इसको जो है हम समरफेल्ड के मॉडल को समरफेल्ड relativistic model कहते हैं. तो अब यहाँ पर जो है वो हमने इस मॉडल को अपने जहन में रखना है और फिर जो है वो हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे. इस मॉडल के मुताबिक हम देख रहे हैं कि जो इलिप्स है उसका एक मेजर एक्सिस है जिसे ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और एक माइनर एक्सिस है जिसे बी से रिप्रेजेंट किया है. न्यूक्लियस जो है वो इधर किसी एक फोकाई पे पड़ा हुआ है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका रेडियस आर है. अब जो इलेक्ट्रॉन है उसके दो तरह के मोमेंटम होंगे. एक तो जो है वो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा. जो आप देख रहे हैं कि रेडियस चेंज हो रहा है तो अलोंग द रेडियस भी जो है उसका एक मोमेंटम होगा. हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर. तो हम देख रहे हैं कि रेडियस भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो उस लिहाज से रेडियल जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज होगा. दूसरा जो है वो उसका
एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा रेडियल एंगुलर मोमेंटम के। वो किस डायरेक्शन में होगा? वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगल फाई, एजीमुथल एंगल फाई जो है उसके अलोंग होगा। आपको पता है कि जो हम इसमें देते हैं ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक तो जो है हमारा रेडियस आर होता है, आर की जगह एक्स की जगह पे आर आ जाता है, और फिर जो है वो थीटा की जगह पे जो है वो हमारा कोई वाई एक्सिस होता है, और फाई की जगह पे जो है वो कोई जी एक्सिस होता है। तो इस तरह से जो है एक जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो आर से रिलेटेड है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाई से रिलेटेड है, और हमें पता है कि एक्स और जी जो है ये परपेंडिकुलर हैं, तो आर और फाई भी क्या होंगे? ये परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर से रिलेटेड होगा वो भी क्या होगा, और जो फाई से रिलेटेड होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अब उससे रिलेटेड जो है ये हमारे पास दो एंगुलर मोमेंटम आ गए, जिसको हमने यहाँ पर इस फॉर्म में लिख दिया। एक ऊपर जो है वो फाई से रिलेटेड है, नीचे जो है वो आर से रिलेटेड है। और हम देख रहे हैं कि ये हमने जो बोहर का मॉडल था उसको यूज करते हुए हमने ये मोमेंटम को डिफाइन किया है, क्योंकि बोहर ने ये कहा था कि एंगुलर मोमेंटम एल जो है ये बराबर होता है एन एच ओवर 2 पाई। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हम कुछ इसी तरह की जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने, और एल किसके बराबर होता है? ये आपको पता है कि एल इज इक्वल टू आर पी विच इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो उससे रिलेटेड जो है ये हमने दो एंगुलर मोमेंटा लिख दिए। इसकी अगर थ्योरी पढ़नी है तो वो जो है उसको हम रीड कर लेते हैं। अब कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस डिस्क्राइब इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये मेरा फिर वही बात दोबारा, विद द न्यूक्लियस एट द वन फोकाई, ये भी वही बात। अकॉर्डिंग टू स्पेशल केस ऑफ एलिप्स व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ऑर्बिट एंगुलर कोऑर्डिनेट्स इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। तो यहाँ पर हम एंगुलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और एंगुलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि कौन से होते हैं। इन एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं और एक एंगुलर कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो in an elliptical orbit the position of electron at any time instant is fixed by two coordinates, namely the angular coordinate। तो दो जो कोऑर्डिनेट है ना वो एंगुलर कोऑर्डिनेट वो इसकी मोशन को डिस्क्राइब कर देंगे, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर देंगे। एक तो जो है वो है फाई, और दूसरा जो है वो आर। तो ये किस में होते हैं फाई और आर? आपको पता है कि ये अगर थीटा ले लेंगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और अगर थर्ड जो है ये हम थर्ड को अगर मैं जी ले लूंगा तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का ये जिक्र कर रहे हैं। हियर आर इज द रेडियस वेक्टर एंड फाई इज द एंगल with which the radius vector makes with the major axis of the ellipse। तो मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स कौन सा है? ये वाला। तो कहता है कि ये फाई एंगल जो है वो, here r is the radius vector and phi is the angle which the radius vector makes with the major axis। तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि r और phi क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी v है, रिवॉल्विंग इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। वन अलोंग द रेडियस वेक्टर, एक जो है वो रेडियस वेक्टर के अलोंग होगी, एंड अदर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, और उसको जो है वो कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेलोसिटी। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज वेलोसिटीज द इलेक्ट्रॉन हैज टू मोमेंटा। तो जब ये वेलोसिटीज दो होंगी तो एक वेलोसिटी जो है वो अलोंग द रेडियस वेक्टर है, और दूसरी वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब अलोंग द फाई जो है उसके अलोंग है। तो फिर इनसे रिलेटेड जो है वो कह रहा है कि मोमेंटा भी दो होंगे। तो वन अलोंग द रेडियस वेक्टर, तो एक जो मोमेंटा है वो रेडियस वेक्टर होगा जिसे हम रेडियल मोमेंटा कहेंगे, एंड अदर द परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर नोन एज एजीमुथल मोमेंटम, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम भी कहेंगे। तो सो इन द केस ऑफ elliptical मोशन बोथ द फाई एंड रेडियस आर वेरी periodically। तो फिर ये फाई और आर जो है ये periodically जो है वो वेरी करेंगे। तो उनसे रिलेटेड जो है वो हमने मोमेंटा लिख दिया,
इसको बोहर के मॉडल को यूज करते हुए। तो यहाँ पर देखें कि अगर नीचे वाले को देखें तो तकरीबन जो है ये बोहर मॉडल के मुताबिक ही है कि पी आर जो है ये डी आर की जगह पे आर आगे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम और ये किसके बराबर हो जाएगा, एन एच के। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कोई 2 पाई का फैक्टर भी आ जाएगा, खैर उसमें ये बस उससे मिलती जुलती ही इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो इन दो इक्वेशंस के अंदर देखें कि इस फाई आ रहा है, इसके अंदर एन आर आ रहा है, ये दोनों क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं। तो एन फाई जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है और एन आर जो है ये रेडियल क्वांटम नंबर है। तो ये दोनों मिलाकर जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के इक्वल आएंगे, एन फाई प्लस एन आर, ये दोनों का सम किसके बराबर है, एन के। तो एन यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो मैंने बताया था कि एन आर क्या है, रेडियल क्वांटम नंबर, एन फाई क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये कुछ स्टूडेंट्स को 1 घंटे बाद याद आ रहा है कि हमने जो है वो मीटिंग ज्वाइन करनी है, फिर ये उधर वेटिंग रूम में पड़े रहते हैं। अच्छा, तो integrals are taken over the complete cycle of variation of the respective coordinates। खैर ये थ्योरी, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है कि जो एन आर प्लस एन फाइव जो है ये एन के इक्वल है, ये सारे ही जो है वो नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि फॉर द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस। ये आप सबको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि और ये जो फोर्स है फिर ये किसके अलोंग होगी, ये अलोंग द रेडियस होगी। यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अलोंग द रेडियस होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इसका मतलब फिर क्या है कि जब उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो वेरी कर रहा है। तो एक्ट्स अलोंग द रेडियस वेक्टर देयर इज नो फोर्स एट द राइट एंगल। तो यहाँ पर तो एक रेडियस के अलोंग तो जो है वो फोर्स हो गई एफ, लेकिन जो इसके परपेंडिकुलर एजीमुथल जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो है वो कोई फोर्स नहीं होगी। जो इसके परपेंडिकुलर जो है वो फाई की जो एजीमुथल डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब जो एजीमुथल हमारे पास मोमेंटम है जिसको पी फाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही। और जब फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब ये मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए, ठीक है ऑलमोस्ट सबने ही ज्वाइन कर लिया। तो अ, फिर जो इसका मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके एंगुलर मोमेंटम को जो फाई था मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखें कि ये जो क्वांटिटी है ना एम आर स्केयर डी फाइव बाई डी टी, असल में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जो हम एंगुलर मोमेंटम फाइव से रिलेटेड एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं वो हो जाएगा आर क्रॉस पी फाइव। तो अब यहाँ पर जो पी फाइव है ये क्या होगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो है उसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख देता हूँ, ये इस फॉर्म में लिख देता हूँ, आई ओमेगा। तो आई जो है इसकी जगह पे हो जाएगा एम आर स्क्र
ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ डी फाइव बाई डी टी। तो ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें अब, एम आर स्क्र डी फाइव बाई डी टी, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो इसके बारे में ये कह रहा है कि मस्ट बी कांस्टेंट। तो ऊपर ये किस किस चीज को जीरो कह रहा है, ये एक्सेलरेशन है। तो जब फोर्स नहीं लग रही एजीमुथल डायरेक्शन में, जब फोर्स नहीं लगेगी तो एजीमुथल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है, आपको पता है कि ये एक्सेलरेशन जो है वो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, वहां से लिखा हुआ है। तो अल्फा क्या है, यहाँ पे ये होता है डी स्केयर फाई बाई डी टी स्केयर। तो इसको जो है वो उन्होंने ये देखे हैं कि अल्फा जो है ये बराबर होता है डी स्केयर फाई बाई डी टी स्केयर। तो अगर मैं यहाँ पर जो है वो आर स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, मतलब 1/r स्केयर से जो है मैं इसको डिवाइड कर दूं और r स्केयर से ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 1/r स्केयर, ये जैसे मैंने डिवाइड किया d बाई डी टी, और अंदर जो है ये r स्केयर डी फाइव बाई डी टी। ये असल में जो डेरिवेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं। तो आर स्केयर जो है ये तो आपको पता है आर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेरिवेटिव जो है वो इसी का दोबारा डेरिवेटिव आएगा, तो वो बन जाएगा डी स्केयर फाइव बाई डी टी स्केयर। तो ये वही लिखा हुआ है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो इसका जीरो है, देयरफॉर आर स्केयर, और ये इसके बारे में जो है उन्होंने मजीद लिख दिया है। तो फिर क्या होगा कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी फाइव से, वो हमारे पास ये आ गया उसी इक्वेशन को जो ये ऊपर लिखी हुई है पी फाइव इंटू डी फाइव। तो पी फाइव कॉन्स्टेंट था, ये भी हमने कहा कि यहाँ पर जो ये जो मोमेंटम है ये कांस्टेंट है। तो पी फाइव इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है, तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रही है, एंगल फाइव के ऊपर। तो एंगल फाइव के ऊपर इंटीग्रेशन जो है वो 0 से 2 पाई होगी इज इक्वल टू एन फाइव। तो यहाँ से पी फाइव हमारे पास इसका हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मोमेंट है हमारे पास एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास एन एच ओवर 2 पाई के इक्वल आ गया। तो ये तो हमने पी फाइव को इंटीग्रेशन से बाहर इसलिए निकाला कि ये कांस्टेंट था, तो इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। और ये कांस्टेंट क्यों था ये हम ऊपर बता चुके हैं कि यहाँ पर जो है ये इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही, तो इसका जो मोमेंटम है ये कांस्टेंट होगा। अब हम दूसरी जो है वो इसको रेडियल एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं कि रेडियल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसके अक्रॉस तो फोर्स लग रही थी अलोंग द रेडियस, जो है वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर जो है फिर ये पी आर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए जो है एक इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेरिवेशन जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो मैथमेटिशियंस जो है वो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो इक्वेशन है एलिप्स की वो इस तरह से होती है। अब यहाँ पर जो पैरामीटर्स है, वैसे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था वहां पर एलिप्स की इक्वेशन कैसे होती है आपको पता है, ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल 1, ये इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो ये इक्वेशन इस तरह से है, यहाँ पर जो है वो ई जो है ये एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स है, और ए जो है ये मेजर एक्सिस है यहाँ पे, और जो ये वाला ए है, और बाकी जो चीजें हैं वो इसके अंदर और तो कुछ नहीं है इसमें। तो इन्हीं को जो है वो नीचे इधर लिख रहा है where A is the semi major axis, ये वही बात जो मैंने भी आपको बताई है, and E is the eccentricity। thus अब इसको जो है वो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर, ये हमने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो 1 ओवर आर जो है ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर, साथ माइनस का साइन भी आएगा,
तो और डी आर बाई डी फाई, और इधर जो है हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो इधर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे जो है ये तमाम वैल्यूज कांस्टेंट है, वन ए इंटू वन माइनस ई स्क्र ये कांस्टेंट है, और तो ऊपर जो है ऊपर वाली हमारे पास नॉमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और ई कॉस फाई का हो जाएगा ई साइन फाई। आपको पता है कि ये कॉस फाई का जो डेरिवेशन है वो माइनस साइन फाई होता है, तो माइनस जो है वो दोनों साइडों से कैंसिल हो गए, एक माइनस यहाँ पे था एक माइनस यहाँ पे था, ये माइनस से माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको पता है कि वन ओवर जो आर है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस वन ओवर आर स्केयर। तो यहाँ पर जो है ये वन ओवर आर स्केयर तो लिखा हुआ है, माइनस नहीं लिखा हुआ, एक माइनस भी आता था। यहाँ पे कॉस फाई का जो डेरिवेटिव है वो साइन माइनस साइन फाई है, तो माइनस इधर आता था, ये माइनस इन्होंने माइनस को कैंसिल कर दिया, तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। और हमने यहाँ से फिर क्या किया कि एक आर जो है उसको ये इधर ला के मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वन ओवर आर हमारे पास आ गया डी आर बाई डी फाई। ये मैं वन ओवर आर को सेपरेट क्यों कर रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं इस फॉर्म में मैंने इसको क्यों लिखा है। असल में मैं अब जो है ना वो रेडियल मोमेंटम लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर जो है मुझे ये फॉर्म बनाना पड़ रही है। तो वन ओवर आर जो है ये देखें डी आर बाई डी फाइव जो है इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली, जो आर यहाँ पे हमने लाके मल्टीप्लाई किया था, एक आर जो मैंने साइड पर लाके मल्टीप्लाई किया था उस आर की वैल्यू मैंने उसी एसेंट्रिसिटी वाली इक्वेशन से, एलिप्स की इक्वेशन से दोबारा जो है वो उसके अंदर से आर की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। तो वो जो आर की वैल्यू थी ना वन ओवर आर, वन माइनस सॉरी वन प्लस ई कॉस फाइव ओवर ए इंटू क्या था ए इंटू वन माइनस ई स्केयर, ये इक्वेशन थी ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी, इसको रिवर्स कर देंगे, ए इंटू वन माइनस ई स्केयर ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय वन प्लस ई कॉस फाइव, ये आ जाएगा। तो ये आर की वैल्यू जो हमने इधर आर मल्टीप्लाई था उसकी जगह पे पुट कर दी, तो देख रहे हैं कि यही वाली वैल्यू जो है वो आर की ये यहाँ पर आ गई, जो कि क्या है ए। अब तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म था उसको पुट कर दिया एम डी आर बाई डी टी, और ये जो डी आर है ये एज इट इज आ गया और इज इक्वल टू एन आर एच के इक्वल। तो अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो है वो नहीं है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको चेन रूल के जरिए लिख देते हैं डी आर बाई डी फाइव और डी फाइव बाई डी टी। आपको पता है कि ये डी फाइव से डी फाइव कैंसिल होकर ये दोबारा डी आर बाई डी टी ही बन जाएगा। तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा, तो फिर ये डी आर बाई डी फाइव जो है ये इन्होंने कहाँ से लिख दिया, ये इन्होंने हाँ जी यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया है कि डी फाइव से डिवाइड कर दिया, डी फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी आर को ना डी आर को इन्होंने डी फाइव से डिवाइड कर दिया और डी फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिर उन्होंने इस तरह है वो डी आर को चेंज कर दिया यहाँ पे। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम आर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आर स्क्वायर से ही हमने डिवाइड कर दिया और इक्वल को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि डी फाइव बाई डी टी जो है इसको हमने पहले लिख दिया यहाँ पे, और फिर अंदर जो है ये हमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड करके, तो जो बाकी की हमारे पास थी डी आर बाई डी फाइव उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और एक जो है वो डी आर बाई डी फाइव ये था इसको भी मैंने अंदर लिख दिया। तो अब हमारे पास जो है जैसे उसको मैंने रीअरेंज किया है, एक तो रीअरेंज किया और मैंने आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दिया है। तो फिर जो है ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एम आर स्क्र डी फाइव बाई डी टी जो है ये पी फाइव के इक्वल है, तो ये एम आर स्क्र डी फाइव बाई डी टी जो है ये किसके इक्वल है, पी फाइव के।
ये हमारे पास एजीमुथल जो है ना मोमेंटम के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने P5 पुट कर दिया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, तो 1/r² और dr/d5 दो दफा है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, dr²/d5 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमारे पास 1/r जो है dr/d5 की वैल्यू तो मौजूद है, e sin phi ओवर 1 प्लस e cos phi। तो यहाँ पर जो है ये r का भी स्क्वायर है और dr/d5 इसका भी स्क्वायर है, तो इसका जो है वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर स्क्वायर आ गया, e sin phi 1 प्लस cos phi, तो इसका जो है ये हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। अब अगर आप P5 की वैल्यू पुट करें, तो P5 की वैल्यू हमने पीछे जो है वो फाइंड आउट कर ली थी, वो थी n phi h ओवर 2 पाई। तो वो वैल्यू जो है हमने पुट कर दी है और ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है, तो बाकी जो है वो वैल्यूज इंटीग्रेशन के अंदर हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस इंटेग्रल को हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें फंक्शन को ले लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि जो ऊपर वाला है e sin phi, उसको मैंने u ले लिया, और 1/1 प्लस cos phi जो है इसको हमने v फंक्शन ले लिया है। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इल्ताफ हुसैन।